इस संस्था के 150 वर्ष पूरे 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक नए समारोह के साथ जुड़कर के उसके साक्षी बन रहे हैं। मैं इस अवसर पर कायस्थ पाठशाला के संस्थापक मुंशी काली प्रसाद कुलभास्कर जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप अनुमान कर सकते हैं कि आज से 150 वर्ष पूर्व जिनका जन्म 150 वर्ष पहले जिन्होंने ये परिकल्पना की होगी कि मुझे अपनी पूरी संपत्ति को अपने परिवार, अपने नातेदार, अपने रिश्तेदार को न देकर के लोक कल्याण के लिए समर्पित करना है। और आज लोक कल्याण का यह भाव हम सबके सामने इस रूप में प्रस्फुटित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक विराट वन वृक्ष के रूप में कैसे लोगों के लिए आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ कार्य कर रहा है। एक कायस्थ पाठशाला उसका एक आदर्श उदाहरण है। मित्रों, आप सब प्रबुद्ध समाज से हैं और ये हमेशा से रहा है कि जब कभी कोई ऐसी स्थिति आती है कि कलम और तलवार में कोई द्वंद्व होता है तो विजय तो कलम की ही होती है। कुछ देर तक तलवार भले ही भय और दहशत का माहौल पैदा करे, लेकिन अंततः विजय सदैव कलम की हुई है, क्योंकि वह उस कलम का उपयोग लोक कल्याण के लिए सत्य के मार्ग का अनुसरण करके सदाचार के मार्ग का अनुसरण करने के लिए करता है। और आप सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। पूरा भारत इस बात पर गौरव की अनुभूति करता है। याद करिए, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में वैश्विक मंच पर जाकर के भारत की वैदिक परंपरा को जिस मजबूती के साथ रखा था, किन शब्दों में उन्होंने रखा था, और भारत के बारे में जो दुनिया की राय थी, दुनिया की जो भ्रांतियां थी, उनको उन्हीं के बीच में जाकर के जिस प्रकार से उनकी धारणा को निर्मूल साबित करते हुए भारत की श्रेष्ठता को, भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा की मूल्यों और आदर्शों को वैश्विक मंच पर एक सम्मानजनक स्थान दिया था, वह कौन भारतीय विस्मृत कर लेता है। हर भारत का नागरिक स्वामी विवेकानंद के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। और स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही, उन्होंने उस कालखंड में कहा था जब ये देश गुलाम था, तब उन्होंने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद ने ये नहीं कहा, और ठीक है, एक परंपरा में एक सन्यासी थे, भारत की वैदिक परंपरा पर उनको गौरव की अनुभूति होती थी। उन्होंने व्यक्ति, जाति, मत और मजहब का नहीं, उन्होंने अपनी पहचान को वैश्विक मंच पर जो सम्मान दिलाया। नहीं तो हिंदू कहने में लोग संकोच करते थे, लोगों को संकोच होता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद को ये कहने में कोई संकोच नहीं था। उन्होंने कहा हमें, हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए। और जिस मजबूती के साथ स्वामी विवेकानंद ने बात दुनिया के मंचों पे कही, भारत के विभिन्न मंचों पे कही, स्वामी विवेकानंद के मत का कोई आज तक खंडन नहीं कर पाया। कोई नहीं कह पाया कि स्वामी विवेकानंद ने गलत कहा था। भाइयों बहनों, कौन ऐसा कालखंड है जब इस प्रबुद्ध समाज ने एक नेतृत्व न दिया हो? देश की
आजादी के लिए तड़प रहा भारत। आजाद हिंद फौज के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी तो किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, भारत का नारा बन गया। कांग्रेस की राजनीति आजादी के पूर्व ही जिस कुटिलता की चपेट में आ गया था, उसका खामियाजा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भरना पड़ा था, और उन्होंने उसे ठुकरा करके आजाद हिंद फौज का गठन करके भारत की स्वाधीनता के लिए जिस अभियान को आगे बढ़ाया, वह किससे छुपा हुआ है? कौन उसको विस्मृत कर सकता है? और कौन ऐसा भारतीय होगा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति नतमस्तक न होता होगा? 2019 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था। मैं प्रयागराज के किले में अंदर गया ये देखने के लिए कि वहां पर अक्षय वट है, वहां की व्यवस्था कैसी है, कैसे उसको हम श्रद्धालु जनों के लिए खोल सकें। तो मुझे बताया गया साहब यहां पे एक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट सूट है। मैंने कहा यहां प्रेसिडेंट सूट का मतलब क्या है? कहा साहब यहां पे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कुंभ के समय भी और माघ मेले में कल्पवासी बनकर के भी यहां पर आते थे, यहां रहते थे। क्या भारत था? ये देश आजाद हुआ, तत्कालीन सरकार कहती रही कि नहीं, सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में आपको नहीं जाना है। उन्होंने कहा इस सरकार तय नहीं करेगी, मैं एक भारतीय हूं और हजारों वर्षों से भगवान सोमनाथ भारत और भारत की कोटि कोटि मानवों के उद्धार के कारक बनते रहे। और स्वतंत्र भारत, अगर सरदार पटेल ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है तो मैं इस कार्यक्रम में आज जाऊंगा ही जाऊंगा। और सोमनाथ मंदिर के उद्धार कार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उस समय की सरकार के तमाम विरोध के बावजूद भी उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। अब देख रहे हैं दो चेहरे भारतीय राजनीति के बाद स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एक चेहरा है जो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को विस्मृत करके भारत को पिछड़ों, भारत को पीछे धकेलने की दुरभिसंधि का शिकार स्वयं होता है। लेकिन एक परंपरा वह है जो कलम का उपासक होते हुए वह कभी भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों से अडिग हुए बगैर इस देश को विपरीत परिस्थितियों में नेतृत्व देता है। लाल बहादुर शास्त्री को कौन विस्मृत करता है? देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में एक अल्प कार्यकाल शास्त्री जी को प्राप्त हुआ था, लेकिन वह कार्यकाल अपने आप में एक मानक बना था देश की राजनीति के लिए, देश के संस्थाओं के लिए।